हम देख रहे हैं कि आज का दिन इतिहास में बहुत बड़ा दिन रहा, जिसमें हमने एक तरीके से एक बड़ा वॉर यूएस, ईरान, इज़राइल, सऊदी अरब, यूएई, अबू धाबी, सभी के अंदर एक हमने वॉर सिचुएशन होती हुई देखी। अगर आप देखेंगे तो ये वॉर क्यों हुआ, इसका सबसे बड़ा रीज़न बहुत आसान शब्दों में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कि इस वॉर के पीछे क्या कहानी रही और क्या इश्यूज हुए जिसकी वजह से ये वॉर देखने को मिला। हालांकि ईरान के जो टॉप लीडरशिप थी खेमनेई जी, वो यहाँ पे मारे गए हैं और ट्रम्प साहब भी यहाँ पर लगे हुए हैं कंटिन्यूस कि किसी तरीके से इस वॉर को रोका जाए। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो बहुत एग्रेशन इस वॉर में देखने को मिला है, यूएस की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी, इसराइल की तरफ से भी और सऊदी अरब, सबकी तरफ से बहुत एग्रेशन यहाँ पे देखने को मिला, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जान मान हान की सबकी जो हानि है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है। अब यूएस ने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया? क्योंकि 2000 अगर हम 25 की बात करें तो ईरान की इकनॉमी एकदम ढह गई थी, महंगाई बहुत हो गई थी वहाँ पे और जीडीपी ज़ीरो, करेंसी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी उनकी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रोटेस्ट होने चालू हो गए थे, जहाँ पर ईरान ने लोगों पे गोलियां चलाई और वहाँ पे लोग काफ़ी मारे गए। तो उसके चलते अमेरिका ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे बात करी कि भाई ऐसा क्यों है। तो ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रही वहाँ पे, कुछ बहुत एक अलगाववादी टाइप से वहाँ पे बिहेवियर हो गया। यूएस नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमेशा से ही तेल की लड़ाई रही है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको होल्ड करने की बात रही है। अगर आप देखेंगे तो यूएस ने वेनेजुएला को भी होल्ड करने की कोशिश करी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे। यूएस ने ईरान को भी किया, यूएस ने लीबिया को भी किया, हमने देखा, प्लस हमने इराक में भी देखा। तो यूएस हमेशा ऐसे ही करता रहा है कि जो भी कंट्रीज़ जो हैं नेचुरल रिसोर्स से भरपूर होती हैं उसको वो एक्वायर करने के लिए, उस पर अपनी वर्चस्व दिखाने के लिए वो करता रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ईरान वो नहीं चाहता कि भाई ईरान जो है, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा देश है, अगर आप खाड़ी देशों की बात करेंगे तो उसमें बहुत बड़ी इकनॉमी थी ईरान की। ईरान के पास अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियर वेपन्स थे, जिससे कि कहीं ना कहीं यूएस से वो टक्कर ले रहा था। तो यूएस को ये डर था कि अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन होंगे तो वो कभी भी ईरान को हरा नहीं पाएगा, और ईरान उससे कंधे से कंधे मिला के चल रहा था। यूएस को ये खुशगवार नहीं था और उसको लग रहा था कि भाई इसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से वो बार बार यूएस को धमकी भी दे रहा था, जो कि गलत था। अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो आप उसको अच्छे काम के लिए यूज़ करें। जैसे कि भारत ने भी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि हमारा इसका जो टेस्ट करने का विचार है वो प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए, हम किसी के ऊपर इस पर अटैक नहीं करेंगे। तो इंडिया ने क्लियर किया था, तो ये उनको क्लियर करना चाहिए था, मगर ईरान की तरफ से ये एक नेगेटिव रोल के तौर पर देखा गया, जिसकी वजह से जितने भी इंटरनेशनल चैनल्स थे सभी ने उसको बोला कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं तो उसको आप प्रोग्रेस के लिए यूज़ करें, आप इसको डराने धमकाने के लिए यूज़ ना करें। बट ईरान ऐसा नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ईरान सबसे बड़ा क्रूड का उत्पादक देश था। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ईरान करीबन पूरी विश्व की डिमांड का 20 से 25% फुलफिल करता था। अगर आप देखेंगे तो ईरान की खाड़ी से, हॉर्मुज़ की जो स्ट्रेट है वहाँ से, अरब सागर से बहुत क्रूड जो है सप्लाई होता था, तो जिसमें ईरान का बहुत बड़ा रेशो था। तो यूएस चाह रहा था कि भाई जितने भी बाकी देश है जो कंज्यूमिंग कंट्रीज़ है वो यूएस से क्रूड लें। जैसा कि उसने रशिया के साथ भी कहा, इंडिया को भी कहा, चाइना को भी कहा कि भाई आप रशिया से क्रूड ना लें, आप हमसे क्रूड लें। तो ये भी एक बात थी कि भाई यूएस चाह रहा है कि भाई क्रूड जो है वो केवल आप यूएस से लें, और यूएस के पास ही उसका जो है मास्टरी होनी चाहिए क्रूड की, कि हर जिसको भी क्रूड चाहिए वो यूएस से ले, डॉलर में ले, डॉलर स्ट्रेंथ ले। तो डॉलर की लड़ाई थी। डॉलर की लड़ाई ये है कि डॉलर से आप जो भी परचेजिंग करें आप यूएस से ले। जैसे वेनेजुएला को भी उन्होंने एक्वायर किया, उस पर होल्ड किया, जिससे कि अगर आप क्रूड लेंगे तो यूएस को ही फायदा होगा। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रूड की लड़ाई, तेल की लड़ाई होती हुई नजर आई। अब हम देख रहे हैं कि यूएस ने प्लानिंग करके, इसराइल के साथ प्लानिंग करके
जो है ईरान में अटैक किया और खेमनेई को मार दिया। अब यूएस ये सोच रहा था कि खेमनेई के मरने के बाद जो है चीज़ें सही हो जाएंगी, जल्दी ही से ये वॉर ख़त्म हो जाएगी और चीज़ें लाइन पर आ जाएंगी। बट यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर यूएस का एनालिसिस गलत साबित हुआ और वहाँ पर ये हमला इतना भड़क गया कि जितने भी यूएस के एयर स्पेस थे, चाहे वो दुबई में थे या सऊदी अरब में थे या ओमान में थे या कुवैत में थे या जॉर्डन में थे या लीबिया में थे, सभी जगह अगर आप देखेंगे तो सभी के एयर स्पेस पर निशाना बनाया गया, जिससे कि यूएस ईरान को ना घेर सके। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ईरान ने जितने भी खाड़ी देश थे जहाँ पर भी यूएस के स्पेस थे, एयर स्पेस थे, वहाँ पर अटैक किया। तो हमने देखा कि एक शांति की सिटी कहने वाली दुबई के ऊपर भी बड़े अटैक हुए, जिससे कि वहाँ पर अनिश्चितता फैल गई और वहाँ पर एक पैनिक सिचुएशन देखने को मिला, जो कि बहुत एक रेगुलेटेड, एक डिसिप्लिन्ड एरिया है यूएई का, वहाँ पर हमने पैनिक होते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इस वॉर की वजह से बहुत डिस्टरबेंस हो गई है। अब देखिए, इस वॉर की वजह से डिस्टरबेंस हुई तो उसका अब क्या जो रिजल्ट है वो क्या देखने को मिल रहा है। अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो हम बहुत सारे मसाले एक्सपोर्ट करते हैं, हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं मिडल ईस्ट में, तो वो डिमांड वहाँ पे कम हो जाएगी। हम ड्राई फ्रूट वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, डेट्स हम इंपोर्ट करते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स महंगे हो जाएंगे। तो इंडिया में जो चीज़ें आती हैं वो महंगी हो जाएंगी, जो इंडिया से चीज़ जा रही हैं वो नहीं जा पाएंगी। जैसे मसाले हैं, अब उसके वेसल्स कैंसिल हो रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात कि क्रूड ऐसे में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। क्रूड के भाव आप देखेंगे तो 3 महीनों में 30% बढ़ गए हैं। क्रूड के भाव बढ़ गए हैं तो उसकी वजह से जितने भी आपके किराए, माल भाड़े हैं, फ्रेट चार्ज, वो सब महंगे हो जाएंगे। क्रूड के भाव अगर महंगे हो जाएंगे तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट आपको कमोडिटी पे देखने को मिलेगा। कमोडिटी बहुत एसेंशियल होती हैं। कमोडिटी हर कोई आदमी यूज़ करता है, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो अनाज हो, दालें हो, चाहे वो रिफाइंड हो, चाहे वो सोया तेल हो, चाहे वो क्रूड पाम ऑयल हो, चाहे खाने का तेल हो, चाहे पेट्रोल हो, सभी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट इतना पड़ता है कि इकोनॉमीज़ में इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, स्लो डाउन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो अब ये है कि ये जो वॉर हुआ है, इस वॉर की वजह से एक स्लो डाउन की सिचुएशन पूरे विश्व में आपको देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इस वॉर की वजह से अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी जो देश है वो पीछे हो गए हैं। अब उस वॉर से निकलने के लिए एक्सपेंशन करना पड़ेगा, इस वॉर से निकलने के लिए ग्रोथ करनी पड़ेगी, इस वॉर से निकलने के लिए खर्चे करने पड़ेंगे, इस वॉर को समझने के लिए खर्चे करने पड़ेंगे। तो इकोनॉमी जो है वो ऑटोमेटिकली, जब भी किसी कंट्री पे वॉर होता है तो वो कंट्री आप मान के चले 4-5 साल पीछे हो जाती है। तो ये जो वॉर हुआ है इसकी वजह से आप देखिए जितनी भी कंट्रीज है वो 4-5 साल पीछे हो गई। तो उसकी वजह से अब उनको वापस स्टैंड आने के लिए डबल ताकत से काम करना पड़ेगा, डबल एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, महंगाई बढ़ सकती है, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी और एक गृह युद्ध वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। हो सकता है कि बमबारी वाली जो ये वॉर है वो खत्म हो जाए, मगर जो गृह युद्ध है वो यहाँ पर आपको होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। जिस तरीके से हम रशिया यूक्रेन में देख रहे हैं, कभी भी अटैक हो जाता है, कभी भी ड्रोन अटैक हो जाता है, फिर शांत हो जाते हैं, फिर अचानक ड्रोन अटैक हो जाता है, फिर शांत हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं एक क्योंकि देखिए जितनी भी मिडल ईस्ट कंट्रीज है वो केवल 2 चीज़ों पर डिपेंड है, एक तो टूरिज्म के ऊपर में और दूसरा कच्चे तेल के ऊपर में। अब अनसर्टेनिटी बन जाएगी तो वहाँ पे ट्रैवल टूरिज्म कम हो जाएगा, ट्रैवल टूरिज्म कम होगा तो वहाँ पर रेवेन्यू कम होता हो जाएगा, क्रूड की सप्लाई रुक जाएगी, क्रूड के भाव महंगे हो जाएंगे तो क्रूड की खपत भी कम हो जाएगी। तो क्रूड की खपत कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो उनके लिए ब्रेड बटर है क्रूड, वो उनके लिए इशू क्रिएट करेगा। वो इशू क्रिएट करेगा तो हो सकता है कि उनकी इकोनॉमी फिर एक बैकफुट पे चली जाए। तो इसको संभलने में बहुत टाइम लगेगा। अटैक तो हो गया है, अटैक हो सकता है 2 रात 3 रात 4 रात में ख़त्म हो जाएगा, बट जो ये उसका इम्पैक्ट होगा वो लंबे समय तक चलेगा। मनमुटाव हो जाएगा, आपस में बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, आपस में ट्रैवलिंग बंद हो जाएगी, फ्लाइट का आना जाना बंद हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, जो उनके सी का एरिया है वहाँ से शिप्स जाने बंद हो जाएंगे, शिप को अब बड़ा रास्ता तय करके जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, शिप के खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इन्वेस्टमेंट जो है वो कम आएगा, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाएंगे, कहीं ना कहीं एक मंदी वाली बात यहाँ पर आ जाएगी, इंटरेस्ट रेट में कटौती भी आपको देखने को मिलेगी, करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो वॉर के बाद देखने को मिलती हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर वॉर ख़त्म होता है तो उसके बाद क्या होगा,
क्योंकि वॉर काफ़ी दिन नहीं चलता है। हमने रशिया यूक्रेन में देखा है कि सडनली वॉर हुआ फिर रुक गया, बट अब वो धीरे धीरे बीच में कभी कभी भी बम फोड़ देते हैं, कभी कभी भी ड्रोन अटैक कर देते हैं। तो वैसी सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि ईरान शांत तो बैठने वाला नहीं है। खेमनेई की हत्या हुई है, तो उसकी वजह से ईरान वहाँ पे शांत तो नहीं बैठेगा, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइट नहीं लेगा, और इसका वो रिटेलिएशन ज़रूर करेगा। और उसका जो जो उसका परिणाम होगा वो सभी देशों को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो कोई भी देश हो, सभी को वहाँ पे सामना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट आती है इंडिया का क्या रोल है। इंडिया का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अगर आप देखेंगे तो इंडिया के साथ सऊदी के, यूएई के काफ़ी अच्छे संबंध हैं। इंडिया के ईरान के साथ भी अच्छे संबंध थे, इंडिया के इजराइल के साथ भी संबंध थे, और ट्रम्प साहब तो बोलते ही हैं कि मोदी जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबकी निगाहें अब इंडिया की तरफ होती हुई दिखाई देंगी, और इंडिया यहाँ पर एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, रोल प्ले करेगा यहाँ पे, कि सबके साथ मिलकर बातचीत करेगा। और वो कर भी रहे हैं कोशिश कि भाई जल्दी से युद्ध सेटल हो, जल्दी से युद्ध खत्म हो, जिससे कि दोबारा से चीज़ें लाइन पर आती हुई नजर आए। इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इंडिया की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत बढ़ेगी। देखिए अब यहाँ पर एक मौका है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस, क्योंकि जिस तरीके से हमने जो हमारी टॉप लीडरशिप है, इंडिया की जो टॉप लीडरशिप है, उनके जो हमने काम देखे हैं वो दैट इज़ बहुत सराहनीय रहे हैं। हमने देखा है कि जो इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, यहाँ पर बहुत काम किया गया। पिछले 10-12 सालों में हमने बहुत बड़े काम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे होते हुए देखे हैं। तो आज अगर आप देखेंगे तो हर देश के साथ, अगर हम पाकिस्तान को छोड़ दें, तो हर देश के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो रशिया हो, यूक्रेन हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे यूरोप हो, सभी के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, और सभी के साथ हमारा कोई ना कोई व्यापार यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। चाहे चाइना हो, चाइना के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन अब धीरे धीरे डेवलप हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब इंडिया एज ए सेंट्रल प्लेस के तौर पर देखा जाएगा, ऐसा हमारा मानना है कि देखने को मिलेगा कि जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें वाया इंडिया होती हुई जाती दिखाई देंगी। तो इंडिया की यहाँ पर महत्व जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा, और हम देखेंगे कि जो इंडिया की टॉप लीडरशिप है उसकी वजह से जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत एक अपॉर्चुनिटी है कि इसको हम किस तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। मगर हाँ, इंडिया कई बार हम देखते हैं कि इंटरनेशनल एफआईएस की वजह से हम देखते हैं हमारा स्टॉक मार्केट गिर गया, एफआईएस की बिकवाली की वजह से। क्रूड हमारे लिए हमेशा चैलेंज रहा है, तो क्रूड भी यहाँ पर इस बार बढ़ गया है, तो वो भी यहाँ पर शो करता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा मानसून हमारा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहा है। बट वॉर सिचुएशन जो है वो हमेशा से ही खराब रही है। वॉर सिचुएशन जब भी होती है ना, वो किसी भी देश के लिए या किसी भी वर्ल्ड के लिए अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड के लिए वो खराब होती है। तो ये जो वॉर हुआ है ये केवल उन देशों को इफेक्ट नहीं करेगा जहाँ पर वॉर हुआ है, उन देशों को इफेक्ट करेगा जहाँ पर उनकी डिमांड सप्लाई है, जहाँ पर उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो मिडल ईस्ट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत होता है, क्रूड ड्रिलिंग सबसे ज़्यादा होती है। हालांकि ओपेक प्लस मेंबर्स ने प्रोडक्शन यहाँ पर इंक्रीज़ किया है इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, मगर सप्लाई यहाँ पर डिस्टर्ब होती हैं, और कहीं ना कहीं वॉर की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होती हैं, चीज़ें दोबारा से सेटल नहीं हो पाती है, बहुत टाइम लगता है। और अब क्योंकि ईरान की टॉप लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है, तो जब नई लीडरशिप आएगी वो किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से डेवलपमेंट करेगी, किस तरीके से वहाँ पर ग्रोथ करेगी, किस तरीके से ग्रो करेगी, किस तरीके से वहाँ पर रेगुलेशंस होंगे, वो देखने वाली बात है, वो किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करती है। इराक में हमने देखा जब टॉप लीडरशिप गई थी तो इराक खत्म हो गया था, इराक में कुछ भी नहीं बचा था। सेम लीबिया के अंदर भी हमने, लेबनान के अंदर भी हमने यही होते हुए देखा। तो हमने देखा कि जिस जिस कंट्री के साथ यूएस की मिलिट्री गई है वो पूरे देश खत्म हो गए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो। ये सैंपल रहा है, ये एग्जाम्पल रहे हैं हिस्टोरिकली। तो अब ये देखना है कि ईरान किस तरीके से रोल प्ले करता है, ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो किस तरीके से काम करती है, और ईरान की वजह से बाकी मिडल ईस्ट किस तरीके से इफेक्ट होता है, और किस तरीके से जो व्यापार हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो ग्रोथ है, जो आगे की रूपरेखा है वो किस तरीके से बनती है। तो दोस्तों ये जो वॉर है ये लगता है कि जल्दी ख़त्म होनी चाहिए, और इसकी वजह से लग रहा है कि जो चीज़ें हैं वो दोबारा से सेटल होनी चाहिए, और दोबारा से अपनी लाइन पर जो है ज़िंदगी वापस आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच अंत तक बने रहने के लिए। आई होप कि मैं आपको पूरा समझा पाया होगा कि किस तरीके से ये जो वॉर हुआ है इसको किस तरीके से डिकोड किया जाए, और आपको पूरी आसान भाषा में समझाया जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।